ठीक पड़ा आपने थंबनेल में, पीटर लिंच आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे। अब पीटर लिंच कौन है आइए समझते हैं। पीटर लिंच जो है वो एक लेजेंडरी अमेरिकन इन्वेस्टर रहे हैं। 1977 से लेकर 1990 तक फिडेलिटी, जो वन ऑफ द बिगेस्ट फंड मैनेजमेंट हाउसेस है, उसका एक फंड था फिडेलिटी मैगेलन फंड। उस फंड के फंड मैनेजर रहे। उन्होंने वहां पे 29.2% का एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किया है अपने इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। और उनकी किताब वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट बहुत फेमस है। इस बुक में उन्होंने समझाया कि आप हमेशा वॉल स्ट्रीट से यानी कि स्टॉक मार्केट से आगे कैसे रह सकते हो, वन अप कैसे रह सकते हो। और यही उन्होंने भी किया है, सेम चीज उन्होंने फॉलो करी, जिस वजह से वो भी एक बहुत स्टेलर रिटर्न्स निकाल पाए हैं। तो आज की इस वीडियो में पीटर लिंच आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे। अब ऑब्वियसली पीटर लिंच तो आएंगे नहीं, पर पीटर लिंच का जो थॉट प्रोसेस है उसको हम डिकोड करेंगे और उसको यूज करके, स्क्रीनर यूज करके हम जाएंगे और देखेंगे कि अगर आज आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना होता तो कैसे वो पोर्टफोलियो बनता। और मजेदार बात यह, अगर आप वीडियो के एंड तक रुकोगे तो मैं सेम पोर्टफोलियो आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। यानी अगर 3 साल पहले से आप ऐसा पोर्टफोलियो बना रहे होते, पीटर लिंच की बात मान रहे होते, तो उस केस में आप कितने रिटर्न्स बना पाते, आपका 10 लाख रुपए निवेश किया हुआ कितना पहुंच जाता एज कंपेयर टू द बेंचमार्क। ये सारी चीजें आज डिकोड करेंगे। देखिए, वैसे तो मैं स्टॉक्स लेने के फेवर में नहीं रहता, ये बात सबको पता है। और वो क्यों मैं नहीं रहता हूं फेवर में, क्योंकि तुक्के और टिप्स की वजह से लोग स्टॉक्स खरीदते हैं। या तो तुक्का लगाते हैं या किसी दोस्त की टिप मान लेते हैं। पर मुझे बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं कि सर थोड़ा बताइए, हम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं जो है स्टॉक बेसिस नहीं, थीसिस बेसिस इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता हूं। आपकी कोई थीसिस होनी चाहिए। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां हमने मोमेंटम और वैल्यू की बात करी थी कि दो चीजों को अगर आप जोड़ लोगे तो आप डेफिनेटली बेटर रिटर्न्स कमा पाओगे और एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाओगे। सेम वे में आज हम पीटर लिंच की थीसिस को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि उसके वजह से हमारे पास क्या स्टॉक्स आते हैं। स्टॉक्स तुक्के से नहीं, तरीके से सीखेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए जो मैं स्क्रीनर यूज करूंगा वो शार्पली का स्क्रीनर होगा। शार्पली के स्क्रीनर में दो बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक ऐसा डेटा अवेलेबल है जो बाकी स्क्रीनर्स में इजीली मिलता नहीं है, और दूसरा यहां पे हम बैक टेस्ट भी कर सकते हैं कि पास्ट में अगर हमने सेम पोर्टफोलियो बनाया होता तो क्या रिटर्न्स होते। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। बैक टेस्टेड रिजल्ट्स देख के आपके होश उड़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, तो फटाफट भैया सब्सक्राइब दबा दो, घंटी दबा दो, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो भाई, हमने ये समझ लिया कि पीटर लिंच कौन थे। बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, बहुत अच्छे फंड मैनेजर थे। पर उनके पैरामीटर्स क्या थे आइए समझते हैं। वो ना 3 चीजें देखते थे। वो देखते थे कि कंपनी की ग्रोथ भी होनी चाहिए, कंपनी की वैल्यू भी होनी चाहिए, मतलब सस्ती भी होनी चाहिए, और कंपनी की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। अब आप भी जानते हैं इन सबको हम फैक्टर्स कहते हैं। हमने पिछली बार फैक्टर्स की बात की थी। अगर सेम फैक्टर्स को आप इंडियन मार्केट्स में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट देखते हैं। तो गाइस, यहां आप देख सकते हैं कि अगर हम 2006 से लेकर 2025, अभी मैं एग्जिस्टिंग ईयर को नहीं देखता, पर इतने साल का रिटर्न्स देखो, यानी 20 साल देखूं, तो 20 साल में आप टॉप पे देखेंगे, कभी मोमेंटम फंड था, कभी क्वालिटी था, कभी वैल्यू था, फिर अल्फा था, फिर वैल्यू था। नंबर 2 पे देखेंगे, मतलब सेकंड जो रैंकिंग हुई है रिटर्न्स के एंगल से, फिर आप अगेन वैल्यू देखेंगे, मोमेंटम देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे। तो या और अगर आप निफ्टी 500 देखें, जो बेस इंडेक्स है, तो वो आप देखेंगे बहुत नीचे रहता है। एक ही बार वो नंबर 2 पे आया है, बाकी सब टाइम वो नीचे रहता है। यानी कि अगर हम बेस इंडेक्स ना इस्तेमाल करके उस पर फैक्टर लगा दें, और खासकर किसका, मोमेंटम का, वैल्यू का, क्वालिटी का, तो हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। मोमेंटम और अल्फा मोटा मोटी सेम होता है। थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि मोमेंटम वाले ही स्टॉक्स जनरली अल्फा जनरेट कर रहे होते हैं, तो अल्फा में मिक्स ऑफ मोमेंटम और वैल्यू आ जाता है, बट वहां मोमेंटम ज्यादा होता है। पर इसलिए मैं अल्फा पे फोकस नहीं करूंगा। मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी, ये 3 चीजों पर फोकस करेंगे, जिससे पीटर लिंच की थीसिस बनती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स अगर कोई जीता है तो ये तीनों में से कोई ना कोई जीता है। तो यानी अगर एक पोर्टफोलियो बन जाए जिसमें मोमेंटम, वैल्यू और क्वालिटी हो, तो भाई मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनने के चांस है। वीडियो के एंड में बस यही बताऊंगा, बैक टेस्ट करके आपको। तो आगे बढ़ते हैं। इन दिस केस, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई कंपनी सस्ती है या महंगी है। तो वैल्यूएशन का जो सबसे बेसिक मेट्रिक है वो प्राइस टू अर्निंग है। प्राइस टू अर्निंग क्या बताता है कि भाई अगर आपने किसी चीज के लिए 100 रुपए दिए, किसी चीज की वैल्यू 100 रुपए है, तो डिवाइडेड बाय उसकी अर्निंग्स, यानी कि वो कितना आपको प्रॉफिट देती है साल का। तो प्राइस है 100 रुपया, अर्निंग्स है लेट्स से 10 रुपया, तो प्राइस टू अर्निंग कितना हो गया, 10 गुना हो गया। इसको मैं एफडी के भाषा में समझाता हूं। एफडी का प्राइस टू अर्निंग क्या है। आप बोलोगे सर प्राइस टू अर्निंग, एफडी का तो रिटर्न्स होता है परसेंटेज में। अगर रिटर्न्स को उल्टा कर दो तो वो प्राइस टू अर्निंग बनता है। अगर आप 100 रुपए की एफडी रखते हैं तो हमें 7 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है, अगर 7% का इंटरेस्ट है। अगर 6 रुपीज का तो 6% का तो 6 रुपीज मिलता है। चलो हम 6% पकड़ते हैं। तो प्राइस क्या है एफडी का, 100 रुपया, अर्निंग्स कितनी है, 6 रुपया, तो प्राइस टू अर्निंग कितना हुआ, 16.67 टाइम्स। यानी कि
आप एफडी के जो अर्निंग है उसका 16.67 टाइम्स देना चाहते हो उसके प्राइस के लिए, तो ये हो गया प्राइस टू अर्निंग्स। पर आपने देखा होगा काफी कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनके प्राइस टू अर्निंग बहुत ज्यादा होते हैं, 30, 40, 50, 80, 100। तो ऐसा क्या है भाई उनमें? तो मार्केट जो है ना वो अर्निंग्स की ग्रोथ पे भी फोकस करता है कि भाई पिछले साल इस कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस साल इस कंपनी ने 150 करोड़ का प्रॉफिट किया, यानी 50% की ग्रोथ करी है। तो ये जो रेशियो है ये पहली बार पीटर लिंच ने निकाला था, जिसका नाम था पेग रेशियो। अब वो पेग वो वाला पेग नहीं है, वो 8 बजे के बाद वाला पेग का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ। तो इसको उदाहरण के फॉर्म में वापस वही 100 रुपए वाला केस में लेते हैं कि 100 रुपए की कंपनी की वैल्यू है, 10 रुपए की उसकी अर्निंग्स है, तो प्राइस टू अर्निंग हो गया 10। अब 3 सिनारियो हो सकते हैं। पहला सिनारियो है कि इस कंपनी का सालाना प्रॉफिट ग्रोथ 10% है, तो इसका पेग रेशियो क्या होगा? प्राइस टू अर्निंग है 10 डिवाइडेड बाय ग्रोथ 10%, तो आंसर है 1। पर यह भी हो सकता है कि इस कंपनी का ग्रोथ 20% है, तो यानी कि प्राइस टू अर्निंग है 10 डिवाइडेड बाय ग्रोथ 20, आंसर है 0.5। पर यह भी तो हो सकता है कि प्राइस टू अर्निंग 10 है पर ग्रोथ सिर्फ 5% है, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 2। अब तीनों सिनारियोज में आप समझ जाते हैं कि जितना पेग रेशियो कम होगा उतना उस कंपनी में ग्रोथ का चांसेस ज्यादा है और वो आपको सस्ती मिल रही है। तो यहां पे पेग रेशियो जो है वो कहते थे पीटर लिंच कि वो लेस देन 1 होना चाहिए, यानी कि हाई ग्रोथ के पोटेंशियल एट लो प्राइस। ठीक है, मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू, याद रखना ये 3 चीजें। बाकी वो फोकस करते थे कि अर्निंग्स में ग्रोथ भी होनी चाहिए, यानी जो कमाई हो रही है वो हर साल बढ़ती रहनी चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि कंपनी में उधार होगा तो ग्रोथ नहीं कर पाती है कंपनी। ठीक है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए, कैश पोजीशन सॉलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट तो बन रहा है पर कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। काफी ऐसे बिजनेसेस हैं जहां प्रॉफिट हो जाता है, कैश में कन्वर्ट नहीं होता। उदाहरण के तौर पे आपने क्या किया जी, आपने अपना जो माल है, कंपनी ने माल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, पर डिस्ट्रीब्यूटर से अभी तक पैसे नहीं लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो आ गया, उसने माल बेच दिया पर उसके पैसे ही नहीं आए अभी तक, तो कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं होता। तो ये सारी चीजों को हमने शार्पली के इस टर्मिनल में डाल दिया है। ठीक है, यहां पे हम जाएंगे स्टॉक्स पे, स्टॉक्स में जाएंगे स्क्रीनर पे, और स्क्रीनर पे आप देख सकते हैं यहां पे पीटर लिंच ग्रोथ वैल्यू एंड क्वालिटी का स्टॉक्स यहां पे दिया हुआ है, ग्रोथ वैल्यू क्वालिटी। अब देखिए ये हमने यहां पे उसका स्क्रीनर बना दिया, उसके रूल्स बना दिए। अब ये रूल्स अगर आपको भी फॉलो करने हैं, आप चाहते हैं इसको फॉलो करना, तो मैंने शार्पली का लिंक नीचे दिया हुआ है जिसको आप यूज करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप मेरा कोड डाल दोगे संजय के 15 तो आपको 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस पे, और ये आप यूज कर सकते हो अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बनाने के लिए, अपनी थीसिस को टेस्ट करने के लिए। अब वापस देखते हैं यहां पे, यहां देखिए सबसे पहले पेग रेशियो 1 ईयर फॉरवर्ड। ये एक डेटा है जो बाकी स्क्रीनर्स में बहुत इजीली नहीं मिलता। वो है कि अगले साल का क्या गाइडलाइन है कि अगले साल कंपनी कितना ग्रोथ करेगी। हो सकता है पिछले साल कंपनी ने 25% ग्रोथ किया है, पर अगले साल हो सकता है सिर्फ 10% ग्रोथ करेगी। तो ये पेग रेशियो है फॉरवर्ड ग्रोथ के बेसिस पे, अगले साल की ग्रोथ के बेसिस पे, तो एक अच्छा नंबर है, और ये लेस देन 1 होना चाहिए, ये हमने देख ही लिया था। अर्निंग्स पर शेयर जो यानी कि कमाई जो है कंपनी की वो बढ़ती रहनी चाहिए, अर्निंग्स में ग्रोथ होनी चाहिए। तो पिछले 3 साल में अर्निंग्स की ग्रोथ सालाना मिनिमम 15% से बढ़नी चाहिए। वेरी गुड। ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ कमाई बढ़ रही है, सेल्स नहीं बढ़ रही है। हाँ, कब कमाई बढ़ाना है और अगर सेल्स से मैं तो लोगों को निकाल दिया कंपनी से, सस्ता प्रोडक्ट यूज कर लिया, ऐसा नहीं चाहिए। हमें सेल्स में भी ग्रोथ चाहिए, मार्केट उसका जो है मार्केट शेयर भी बढ़ते रहना चाहिए। तो उस केस में 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी 10% से ऊपर होनी चाहिए सालाना, टोटल नहीं, सालाना। आरओई टीटीएम, आरओई क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी से मुझे कंपनी की क्वालिटी पता चलती है। हो सकता है ग्रोथ बहुत अच्छी है, हो सकता है प्रॉफिट बहुत अच्छा है, पर कैपिटल को ठीक तरीके से यूज नहीं किया है। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी मुझे बताता है कि जो शेयर होल्डर का पैसा कंपनी में पड़ा हुआ है उस पर क्या रिटर्न्स बन रही हैं। तो पिछले टीटीएम मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने का जो आरओई है वो 15% से ज्यादा होना चाहिए। एफडी में 6% मिलता है और बिजनेस 15% कर रहा है, यानी बिजनेस एफडी से 9% ज्यादा जनरेट करना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो लेटेस्ट जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, और फ्री कैश फ्लो मार्जिन यानी कि जो कंपनी में कैश फ्लो है टीटीएम अगेन ट्रेलिंग 12 मंथ्स, वो 0 से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेगेटिव कैश फ्लो कंपनी है। तो ये सारे हमने पीटर लिंच बाबा के पैरामीटर डाल दिए, इसलिए मैंने कहा था वीडियो में कि पीटर लिंच अब आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे। आइए इसको रन करते हैं। 30 स्टॉक्स हम मैक्सिमम सिलेक्ट करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। तो इस टाइम पे 17 स्टॉक्स क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, 17 स्टॉक्स ही क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर ये 40 स्टॉक्स क्वालिफाई करते तो भी 30 ही सिलेक्ट होते मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। तो यानी अगर आप देखेंगे यहां बड़ी बड़ी कंपनीज आपको दिखेंगी, आपको दिख रहा है एमसीएक्स दिख रहा है, करूर वाइसिया दिख रहा है, आपको सारी अच्छी बड़ी कंपनीज यहां पे दिख रही हैं। आप यहां मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी वो डाल सकते हो कि भाई मेरे को इससे नीचे नीचे और भी चीजें डाल सकते हो, बट ब्रॉडली ये आपके लिए
जो है काफी काम कर जाएगी। अब इसको हम बैक टेस्ट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई अगर मैंने ये स्ट्रैटेजी पिछले 3 साल लगाई होती तो पैसा कमाया भी होता कि नहीं कमाया होता, बेंचमार्क को बीट किया होता नहीं किया होता, कितना रिस्क लिया होता, ये इसको हम समझते हैं। तो बैक टेस्ट करने से पहले हम बैक टेस्ट के पैरामीटर्स को डाल देंगे। हम मानते हैं कि ये आपने 3 साल पहले स्टार्ट करी थी स्ट्रैटेजी 10 लाख के कैपिटल के साथ, 10 लाख रुपए आपने डाले थे और हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, हम ज्यादा इस स्ट्रैटेजी को देख नहीं सकते, तो हर 12 महीने में हम इस स्ट्रैटेजी को रीबैलेंस करेंगे। अब रीबैलेंस का मतलब क्या होता है? रीबैलेंस का मतलब होता है कि हर 12 महीने में हम ये स्क्रीनर फिर से रन करेंगे। जो कंपनीज पुरानी वाली इस लिस्ट में नहीं होंगी उनको सेल कर देंगे और जो न्यू कंपनीज आई होंगी इस लिस्ट में उसको ऐड कर देंगे। हर 12 महीने में करेंगे, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम 6 में भी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं, पर हम 12 में करेंगे और इक्वल वेट देंगे हम। ठीक है, इक्वल वेट देंगे, यानी कि अगर हमारे पास 10 लाख रुपए और 10 स्टॉक्स है तो हर स्टॉक में 1 लाख रुपए डाल देंगे और मैक्सिमम 30 कंपनीज को डालेंगे, उससे ज्यादा को नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जी। अब आपके सारे हमने पैरामीटर सेट कर दिए हैं। बेंचमार्क जो है मैं निफ्टी 50 नहीं लूंगा क्योंकि निफ्टी 50 सिर्फ 50 कंपनी हो सकती है, इसमें स्मॉल कैप भी आ सकता है, मिड कैप भी आ सकता है, तो मैं यहाँ निफ्टी 500 ले लूंगा। आई थिंक वो ज्यादा अच्छा हमारा जो है बेंचमार्क बनेगा। अब बढ़िया देखते हैं भाई, इसको रीरन करते हैं बैक टेस्ट को कि क्या निकल के आता है और अब आपके सामने रिजल्ट आएंगे इसके। ओके गाइस, तो ये आपके सामने इसके रिजल्ट आ गए और क्या भरपूर बढ़िया रिजल्ट आए। अगर आपने 10 लाख रुपए 3 साल पहले बेंचमार्क में डाला होता तो 16,51,000 रुपए होते, 16,51,000, 65% रिटर्न, विच इज नॉट बैड। पर अगर आपने इस वाले पोर्टफोलियो में डाला होता तो यही 10 लाख 23 लाख बन चुके होते, 130% रिटर्न्स बने। तो यानी कि पीटर लिंच के थीसिस से अगर आपने स्ट्रैटेजी बनाई होती और इन्वेस्टमेंट करी होती और हर 1 साल में उसको रीबैलेंस किया होता तो आज आप 130% रिटर्न्स में बैठे होते। अब आइए चेक करते हैं बाकी इसके पैरामीटर्स क्या हैं। अगर हम देखें तो इसने CAGR जो दिया है वो 32.1% पर एनम का दिया है। ब्यूटीफुल है ना। पीटर लिंच खुद भी तो 29% निकाल रहे थे, तो इंडियन मार्केट में वो पिछले 3 साल में 32% निकालते, जबकि बेंचमार्क ने 18.26 दिया है। अगर आप अल्फा देखें यानी सालाना कितना एक्स्ट्रा रिटर्न कंपाउंडेड बेसिस पे निकला है तो वो 10% एक्स्ट्रा निकला है। 10% बहुत बड़ा अल्फा होता है, बहुत बड़ा अल्फा होता है। ठीक है, तो ये है। शार्प्स रेशियो देखें यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखें तो बेंचमार्क ने 1.07 दिया है और हमारी स्ट्रैटेजी ने 1.4 दिया, यानी कि हमने जितना भी रिस्क लिया है उसमें कहीं बेटर रिटर्न्स जनरेट किए। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि जितना भी रिटर्न्स रिस्क लिया है, अब आप यहां देखेंगे कि ये पॉइंट से यहां तक जो है बेंचमार्क कम गिरा था पर हमारा पोर्टफोलियो ज्यादा गिरा, यानी कि ये पोर्टफोलियो उन लोगों के लिए नहीं है, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो स्ट्रॉन्ग हार्ट रखते हैं, मतलब भाई कि जो अपना अच्छे से कर सकते हैं काम। ठीक है, मतलब जो झेल सकते हैं थोड़ा। अब क्या झेलना है वो देख लेते हैं। वॉलेटिलिटी बेंचमार्क की 13% थी जबकि हमारी स्ट्रैटेजी की 18.5% है। तो यानी वॉलेटिलिटी को ऐसे समझिए कि पेंडुलम की तरह है। ठीक है, पेंडुलम अगर 13% है तो 13% ऊपर 13% नीचे, 13% ऊपर 13% नीचे, पर वही अगर पेंडुलम 18% है तो 18% ऊपर 18% नीचे। इतनी वॉलेटिलिटी इन्वेस्टर झेल नहीं पाते जनरली, जिनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, और यहां ड्रॉडाउन भी जो हमारी स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा था, बेंचमार्क का 19% के आसपास था, हमारी स्ट्रैटेजी का 24% के आसपास था। तो यानी कि बेंचमार्क 19% गिरा, हमारी स्ट्रैटेजी 5% और गिर गई, फिर भी देखो डबल रिटर्न्स जनरेट कर गई, फिर भी डबल रिटर्न्स जनरेट कर गई। तो गाइस अगर हम सारे पैरामीटर्स पे देखें तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है, पीटर लिंच वाली स्ट्रैटेजी जो है, उसने बेटर रिटर्न्स जनरेट किए हैं। रिस्क ज्यादा लिया है पर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बेटर बनाए। तो आप भी इस पूरी चीज को खुद के लिए बैक टेस्ट कर सकते हो। अब आप इसको चाहो तो ये भी देख सकते हो कि मैं 12 महीने में नहीं करना चाहता, मैं हर 6 महीने में करना चाहता हूं। ठीक है, तो क्या होगा आइए चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं कि अगर 6 महीने में करेंगे तो क्या होता है। अगर हम हर 6 महीने में करते तो हमारे रिटर्न्स खराब हो जाते। ठीक है, थोड़े से खराब हो जाते, पर फिर भी हम बेंचमार्क को बीट करते। रिटर्न्स खराब होते पर फिर भी हम बेंचमार्क को बीट जरूर कर रहे होते। तो आई थिंक ये एक स्ट्रैटेजी है जिसने बेंचमार्क को दोनों टाइम बीट किया है, 1 ईयर रीसेटिंग पे भी बीट किया है और 6 मंथ रीसेटिंग पे भी बीट किया है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम्स इसका बैक टेस्टिंग कर सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी में ना आपको टिकने के लिए हिम्मत बहुत चाहिए। ये क्या कहते हैं, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं। तो गाइस ये तरीका है, इसे हम थीसिस कहते हैं। हम बड़े इन्वेस्टर्स की थीसिस को कॉपी कर सकते हैं और उनके बेसिस पे स्क्रीन करके राइट कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमको पता भी नहीं है कि हमारी लिस्ट में कौन कौन से शेयर्स हैं, और आई थिंक यही तरीका होता है राइट तरीके से इन्वेस्ट करने का। फिर आप क्या गेस वर्क पे नहीं काम करते, तुक्के पे काम नहीं करते, एक तरीके से काम करते हो। तो आप और किस इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी को इस तरीके से डिकोडेड चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी तुक्के और टिप की जगह
तरीके और थीसिस के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करने को मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और हाँ, अगर आप भी अपने लिए इस तरीके से स्क्रीन्स बनाना चाहते हो तो शार्पली का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जा सकते हैं। संजय के 15 मेरा कोड है, उससे आपको 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो गाइस, दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन। जय हिंद, जय भारत।